Welcome to my channel, students. This video is for standard 10th and this is chapter 5th towards green energy. We will see here power plant based on nuclear energy. Let me clear one thing, student. The system or these power plants work on the same principle or the same process. क्या होता है exactly क्या होता है? तो पहले एक एनर्जी सोर्स होता है, वहां से एनर्जी दी जाती है, टरबाइन रोटेट होता है, उसके पीछे जनरेटर लगा होता है। जनरेटर में आपको मैग्नेट्स होंगे और मैग्नेट्स रोटेट होते हुए नजर आएंगे। बस प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक अलग है, सिर्फ आपको प्रोसेस वहां तक अलग नजर आएगी जहां तक टरबाइन नहीं घूमता। कहीं पर स्टीम यूज किया जाएगा, कहीं पर विंड को यूज किया जाएगा, कहीं पर वाटर यूज किया जाएगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। वहां से कहाँ से सेम है, टरबाइन से आगे पूरा सेम है। इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम कौन सा सोर्स यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब वी विल यूज हियर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एज अ फ्यूल, है ना। हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे एज अ फ्यूल। क्यों करेंगे? बिकॉज ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं और इनको ये जब अनबैलेंस हो जाते हैं तब इनमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। द एनर्जी इन द स्टीम इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। हाँ, सबसे पहले हम स्टीम टर्बाइन का इस्तेमाल करेंगे जनरेटर को रोटेट करने के लिए। हाउएवर हियर द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। हम यहाँ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम का इस्तेमाल करने वाले हैं और न्यूक्लियाई का उसका जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का फ्यूजन करने वाले हैं। ओके, फ्यूजन होगा यहाँ पर और इज यूज टू जनरेट स्टीम ऑफ हाई एनर्जी। प्लूटोनियम इज यूज टू जनरेट द स्टीम ऑफ हाई एनर्जी। अब ये जब यूरेनियम के न्यूक्लियस का या प्लूटोनियम के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, टुकड़े हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं ना, फ्यूजन हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। तब उस समय पे जब ये टुकड़े हो जाते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, वहां पर जो हीट रिलीज होगी वो वहां से गुजरने वाले पाइप में जो वाटर होगा उसे स्टीम में बदलेगी। बाकी प्रोसेस आपको पता है। स्टीम आगे जाएगी हाई प्रेशर के साथ और उस टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन जो है स्टीम टरबाइन लगा होगा, टरबाइन आगे स्टीम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में जाएगी। वो टरबाइन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जनरेटर में पास होगी आगे। जनरेटर से जो मैग्नेट है वो रोटेट हो जाएंगे और मैग्नेट रोटेट होने की वजह से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई आपको नजर आएगी और वो जो काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत ध्यान में आया होगा। आप थोड़ा करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या दिया है। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, हमें क्या चाहिए? हमको एक न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। न्यूक्लियस का फ्यूजन करना है ना, तो हमें एक रिएक्टर चाहिए। ओके, जो फ्यूजन करने वाला है वो उसे हम मतलब जहां फ्यूजन होने वाला है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। ओके, फिर आगे सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन। हाँ, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए जो स्टीम को जनरेट करने के लिए मदद करे। मतलब वहां से हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वहां से पाइप में से वाटर गुजरे और वाटर जब जाएगा तो उस हीट की वजह से वो स्टीम बन जाएगा। इस तरीके का हम सिस्टम वहां बनाएंगे। अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं। ओके, फिर स्टीम टरबाइन, आगे स्टीम टरबाइन लगा होना चाहिए, उसके आगे जनरेटर लगा होना चाहिए और उसके बाद लगा होगा और होना चाहिए, दोनों भी बातें हैं। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, एक और दिया है स्टीम टरबाइन जो है, उसके बाद दिया सिस्टम फॉर कन्वर्शन स्टीम बैक टू द वाटर। हाँ, ये स्टीम जो है हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि वो जो स्टीम आगे जाएगी तो टरबाइन को रोटेट कर देगी। फिर उसके बाद क्या होगा स्टीम का, तो वो वापस ऐसा सिस्टम बना होना चाहिए कि बना हुआ होगा, मैं चाहिए बोल रही हूँ बट होगा, कि जिसमें स्टीम जो है फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो वाटर जो है पाइप में से फिर से आगे बढ़ेगा और फिर उसका स्टीम बनेगा और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाएगी।
यहाँ हमने फ्यूल यूज किया यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। एक बार एनर्जी का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्या दिया है? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब हमने यूरेनियम एंड प्लूटोनियम को इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी हमने यूज की। न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्शन किस में हुआ? तो वो है थर्मल एनर्जी। हाँ ऑब्वियसली ये गर्म हो रहा है तो थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी का कन्वर्शन किस में हुआ? तो वो हुआ काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, है ना। स्टीम आगे बढ़ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, वो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है? टरबाइन में जा रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। उसके बाद टरबाइन काइनेटिक एनर्जी का क्या होने वाला है? आगे चल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा। तो इस तरीके से ये एनर्जी का फ्लो चार्ट होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता क्या है इसमें। अब स्टूडेंट होता क्या है एग्जैक्टली? हमारे पास हमने यूज किया यूरेनियम एज अ फ्यूल, है ना। यूरेनियम को हम ये न्यूक्लियर क्या बोलेंगे इसको हम, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो 235 इसका मास है, तो हमने यूरेनियम 235 यूज किया। अब क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का हम उसमें बम्बार्डमेंट करते हैं, या आप कहेंगे तो ऐड करते हैं। ओके आपके समझने के लिए हम बोलेंगे बम्बार्डमेंट, फिलहाल आपके लिए साइड में करती हूँ वर्ड, पर हम वैसे तो बम्बार्डमेंट करते हैं, मतलब टकराना बोलते हैं जिसको। ओके तो एक न्यूट्रॉन का हम इसमें बम्बार्डमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा उस न्यूट्रॉन को। ओके उस न्यूट्रॉन को ले लेगा। जैसे ही ये न्यूट्रॉन को ले लेगा, ये प्रोसेस होती कैसे है, तो हम यहीं से समझ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एक तो हमारे बुक में दिया हुआ नहीं है कि एग्जैक्ट ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है, पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तब ये यहाँ से तब ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इतना हमको ध्यान में रखना है। तो उस समय पे क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन जो होगा किसी तरीके से इसके साथ उसका बम्बार्डमेंट किया जाएगा, मतलब 235 प्लस एक न्यूट्रॉन कितना बना, फिर 236 बन जाएगा। ओके तो अब ये 236 बन गया है। ओके यूरेनियम 235 का क्या बन गया, 236 बन गया है। जैसे ही 236 बनता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होता है तो ये टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में बदल जाता है, टुकड़े हो जाते हैं इसके। तो जो 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है बेरियम, एक बेरियम बन जाता है और दूसरा क्रिप्टॉन बन जाता है। क्लियर, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे तो एक बेरियम होगा और दूसरा क्रिप्टॉन, ये तो रहेगा नहीं। ठीक है इसके 2 टुकड़े हो गए, ऐसा हम ध्यान में रखेंगे, एक बेरियम बन गया, एक क्रिप्टॉन में बदल गया। ओके उसके बाद क्या वर्ड यूज किया गया है, कन्वर्टेड इनटू एटम्स, है ना, कन्वर्ट हो गया ये बेरियम और क्रिप्टॉन में। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, तो 200 मेगावाट एनर्जी, मेगावाट एनर्जी जो है, मेगावोल्ट एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। ओके 200 ये जब प्रोसेस होगी, इसी के साथ साथ क्या होगा, छोटे छोटे 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, 1 2 3। ठीक है क्या क्या हुआ, जब ये अनस्टेबल हो गया तब ये 2 चीजों में बदल गया, एक बेरियम में बदला एक पार्ट और दूसरा पार्ट क्रिप्टॉन में बदल गया। इसी के साथ साथ 200 मेगावोल्ट एनर्जी भी निकल गई। उसके बाद साथ ही साथ 3 अलग से न्यूट्रॉन भी निकल गए। अब ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, तो उसी जो चेंबर है या जो रिएक्टर है उसमें जो बाकी के 235 हो गए कि नहीं, उसके साथ जाके ऐड होते हैं। मतलब ये फिर से क्या होगा, 235 के साथ, यूरेनियम 235 के साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो फिर ये प्रोसेस आगे होगी, क्या होगा, ये 236 हो जाएगा। ओके अब फिर से ये अनस्टेबल हो गया, है ना, ये क्या है, यूरेनियम है। ओके ये अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर से इसके 2 टुकड़े होंगे, एक क्रिप्टॉन बनेगा, एक ऊपर लिखा है शायद मैंने, हाँ क्रिप्टॉन होगा, एक बेरियम होगा। ओके उसके बाद साथ ही साथ 200 मेगावाट एनर्जी रिलीज होगी और इसी के साथ 3 न्यूट्रॉन अलग से निकलेंगे, 1 2 3 200 एनर्जी देती है। ओके ठीक है जरा जगह कम पड़ गई। अब ये एक ने काम किया, वैसे ये भी वही काम करने वाला है, इस 235 के साथ जाके ऐड हो जाएगा, फिर ये अनस्टेबल 236 बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद इसके भी 2 टुकड़े होंगे, BaKr, और इसी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और निकल के आएगी और एनर्जी निकल के आएगी 200 फिर से। इसे
सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाली है, यही चीज होगी, इसको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होने वाला है, तो आप सोचो एक ही न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद आगे की प्रोसेस अपने आप होते रहेगी, अपने आप हीट निकलती जाएगी, तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ये देखो, तो आप पहली बार में थोड़ी कम हीट निकली होगी, पर सेकंड टाइम में आप देखो यहाँ पर 200, यहाँ 200, यहाँ 200, उसी में कंटिन्यू में यहाँ देखो आप, यहाँ 3 बार फिर से 200, वहाँ 200, मतलब ये तो आग भड़क जाएगी। इसे कंट्रोल भी करना होता है, उस अकॉर्डिंग ही वो मैनेजमेंट भी वैसा करते हैं ताकि उसे कंट्रोल कर सके। तो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये आता है पेपर में बना हुआ, और पूरा आपकी बुक में जो बना है उस तरीके से आता है, और इसके ऊपर से डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा दिया। यूरेनियम को यूज़ करते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर क्रिप्टॉन एंड बेरियम रिलीज होते हैं, और उसके बाद इसी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स और एक्स्ट्रा निकलते हैं, और 200 मेगावाट एनर्जी निकलती है। वो 3 न्यूट्रॉन आगे 235 के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है वो न्यूट्रॉन, और फिर उसे 236 बनाकर अनस्टेबल कर देता है। अनस्टेबल हो जाने के बाद फिर से बैरियम क्रिप्टॉन, वो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो ये एनर्जी जो है, हीट एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर। ये क्लियर हो गया, ये सब हमने हीट एनर्जी रिलीज करने तक ही पढ़ा। इसके बाद क्या है, तो ऐसी अरेंजमेंट की गई है कि जहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ से वाटर का एक मतलब पाइप लगा हो, जहाँ से वाटर फ्लो होगा। जैसे वाटर फ्लो होगा वैसे ही वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम आगे प्रेशराइज जो स्टीम है वो आगे बढ़ेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन आगे जनरेटर में जो मैग्नेट है उसे रोटेट करेगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो ये था प्रोसेस। अब कुछ अलग लिखा होगा तो मैं एक बार बुक पढ़ लेती हूँ और आपको क्लियर करती हूँ। अब स्टूडेंट इसमें बोला है कि हम इसमें कोल यूज़ नहीं करते हैं, तो जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोल यूज़ नहीं करते हैं तो एयर पोल्यूशन नहीं होता, और जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं अगर ये प्रॉपर प्रपोर्शन में अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ तो जैसे अब कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी साथ ही लगे होते हैं। अब भले ही एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो कुछ तो हार्म हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस आर गिवन इन योर बुक। द प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर ऑल्सो रेडिएक्टिव। हाँ, जो भी फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जो कुछ बचता होगा, मटेरियल जो बचता है वो भी रेडिएक्टिव मटेरियल है। और रेडिएक्टिव मटेरियल क्या करते हैं, हार्मफुल रेज को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। तो ये हार्मफुल रेज जो है ये सभी के लिए, हेल्थ के लिए बड़ी हजार्डस मतलब हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो इसका इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पोज कैसे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है, डिकम्पोज कैसे करना है इन मटेरियल्स को, ये बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। उसे हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियर वेस्ट का ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल होता है। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। एन एक्सीडेंट, हाँ, एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इट कैन बी वेरी फैटल। दैट मीन्स हमारी से जाने भी जा सकती है। फैटल होना मतलब क्या है, तो हम उससे मर सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशंस, क्योंकि जब एक्सीडेंट यहाँ होता है तो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। अब दिया है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट ये रह गया था, ये इससे मैं क्लियर करा देती हूँ आपको। स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये कंट्रोल पॉट जो लिखा है, जहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब क्या होगा, हीट तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होती है वो तो मैंने आपको समझा दिया था इसके पहले। तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब गर्म होगा। वो जो क्या बोलेंगे हीट जो है वो इस पाइप में से आगे जाएगी, तो इस वजह से ये पूरी एनर्जी जो है यहाँ से पूरा ट्रांसफ़र होते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी हीट एनर्जी, और ये आगे तब ये पाइप पूरा गर्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है, कंटिन्यूसली वाटर आ रहा है। ये बॉयलर दिया हुआ है आपको। बॉयलर का मतलब क्या है, ये बॉयल करने का काम करने वाला है। यहाँ पर हीट एक्सचेंज का काम भी होता है, मतलब ये जो गर्म पाइप है ये क्या करने वाला है, इस वाटर को गर्म करेगा, एकदम हॉट करेगा, और उसके बाद उस वाटर को कन्वर्ट करेगा स्टीम में। तो ये स्टीम जो है आगे, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशर के साथ ये आगे बढ़ेगी। और जैसे ही ये स्टीम आगे बढ़ेगी, है ना, वाटर का कन्वर्शन होगा स्टीम में और स्टीम आगे बढ़ेगी पाइप में से,
तो ये आगे बढ़ेगी तो ये इस टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन को रोटेट करेगी तो आगे जनरेटर दिया हुआ है, आपको पता है जनरेटर में मैग्नेट लगे होते हैं, वो मैग्नेट रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैंने प्रोसेस भी आगे इसके पहले भी आपको क्लियर किया है। फिर यहाँ दिया है वार्म वाटर, क्या दिया है, ये जो स्टीम है, ये स्टीम आगे बढ़ेगी। स्टीम आगे बढ़ेगी तो इसका फिर से वाटर में कन्वर्शन होता है और फिर से यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठंडा पानी जो है अंदर डालेंगे, यहाँ से ये ठंडा पानी वापस जाएगा, बट वापस जाने के पहले क्या होगा, इस स्टीम की वजह से जो उसकी हीट है वो हीट इस पानी को मिल जाएगी। ओके, इस पाइप के अंदर के जो पानी है उस पाइप को उस वाटर को मिल जाएगी और वो वाटर थोड़ा गर्म हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, इस कूलिंग टॉवर में चला जाएगा। ओके, ठंडा पानी आया था और थोड़ा गर्म होके ये आगे बढ़ गया है। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि स्टीम ने अपनी हीट इसे दे दी है। ओके, हीट एक्सचेंज यहाँ पर हो गया है। जैसे ही स्टीम अपनी हीट इसे दे देता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने के बाद फिर से स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाटर फिर से यहाँ आएगा। तो ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूसली चलते रहेगी। तो ये था स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने वाले, जहां हम फ्यूल के रूप में कोल को इस्तेमाल कर रहे थे, प्लूटोनियम यूरेनियम को इस्तेमाल कर रहे थे, नाउ वी विल यूज हियर नेचुरल गैस। क्या होता है, एक जो स्टेप्स है वो क्या बोला है, सेक्शंस है वो बड़े इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। कौन सा है, तो उसमें बोला है कि प्रेशराइज्ड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर जो होता है, कंबशन मतलब जहाँ कोई चीज़ जलती है उसे हम कंबशन चेम्बर कहते हैं। तो वहाँ पर हम प्रेशराइज्ड एयर जो है वो पास करेंगे। उस कंबशन चेम्बर में क्या होगा, नेचुरल गैस होगी। जैसे हम एयर पास करते हैं तो वो नेचुरल गैस जो है जलने लगेगी। जैसे ही वो जलेगी एक हाई प्रेशराइज्ड गैस रिलीज होगी और वो हाई प्रेशराइज्ड गैस आगे टरबाइन को रोटेट करेगी। इमेजिनेशन आप कर सकते हो, थोड़ा समझने में अगर लग रहा है तो आप इमेजिन करो कि कहीं से हम वो जो नेचुरल गैस है उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें प्रेशराइज एयर पास करना पड़ेगा। हम प्रेशराइज एयर पास करेंगे तो नेचुरल गैस जलेगी। नेचुरल गैस जलेगी तो आगे वो जो गैस है वहाँ जो रिलीज होगी वो गैस आगे बढ़ेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन जनरेटर के अंदर के मैग्नेट को रोटेट करेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया है। अब देखते हैं क्या चीज़ है। तो कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, हाँ कंप्रेसर होना चाहिए। कंप्रेसर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम प्रेशराइज करने के लिए, जैसे बलून को कैसे हम कंप्रेस करें तो हवा बहुत स्पीड से निकलती है ना बलून में से, वैसा ही ये कंप्रेसर है जहाँ से हवा प्रेशराइज होकर आगे बढ़ेगी। ओके, प्रेशर के साथ आगे बढ़ेगी। अभी कंबस्शन चेम्बर में जाएगी और कंबस्शन चेम्बर में हमने नेचुरल गैस को रखा है। नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है स्टूडेंट, हमारे एयर में से नहीं मिलती, ये ज़मीन में से मिलती है। जैसे हम केरोसिन है, पेट्रोल है, ये निकालते हैं ना ज़मीन में से, वैसे नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। इतना ध्यान में रखना। तो बहुत से स्टूडेंट को मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था तो उन्होंने मुझे बताया था मुझे आसमान में एटमॉस्फेयर से कहीं से मिलती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कंबस्शन चेम्बर में होगा नेचुरल गैस, वो जलेगी। जैसे ही वो जलती है वैसे क्या होगा, एक गैस प्रोड्यूस होगी, हाई प्रेशर वाली गैस है ना। प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली किसी चीज़ को, गैस को हम बहुत कहीं से भी ऐसा पैक करके रखेंगे और गैस प्रोड्यूस ही होती जा रही है तो एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, बलून का एग्जांपल ले सकते हो आप। बलून में अगर आप गैस भरते जा रहे हो तो एक प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो बलून फट जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशराइज गैस के लिए रास्ता है आगे जाने के लिए, एक पाइप लगा हुआ है ऐसा हम बोल सकते हैं, और वो पाइप क्या करेगा तो गैस टरबाइन को रोटेट करेगा। गैस टरबाइन के आगे जनरेटर लगा हुआ है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये कंसेप्ट है। द इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन, एक बार थोड़ा सा एनर्जी फ्लो देखते हैं। तो पहले क्या होता है, केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस। केमिकल, सबसे पहले नेचुरल गैस को जला रहे हैं तो केमिकल एनर्जी जो होती है नेचुरल गैस में, दैट एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी और ऑब्वियसली वहां से गैस प्रेशराइज गैस आगे बढ़ने वाली है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उस गैस में प्रेजेंट होगी। फिर वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में जाएगी, मतलब टरबाइन में कौन सी एनर्जी है, फिर से काइनेटिक एनर्जी है, और फिर आगे उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा। इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी।
is the efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. इसकी efficiency बहुत ज़्यादा है, हम काफ़ी प्रमाण में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। कोल से जो करते हैं तो उससे बहुत लिमिटेड एनर्जी का ही प्रोडक्शन हो सकता है, फिलहाल हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से। Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas results in less pollution. इसके अंदर सल्फर ना होने की वजह से पोल्यूशन बहुत कम होता है। The schematic of power plant based on natural gas is given in the picture. फिगर आप देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है फ्यूल दिया है, फिर कंबशन चेम्बर दिया हुआ है। कंबशन चेम्बर के बाद उन्होंने टरबाइन बताया हुआ है। टरबाइन को मतलब इन्होंने डायरेक्ट डायग्राम से ही बताया है, कोई पाइप वाइप इस तरीके की अरेंजमेंट नहीं बताई है। ये टरबाइन रोटेट होगा, इसके आगे जनरेटर दिया हुआ है और यहाँ से कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि जो हॉट गैसेस है वो बाहर निकल सकें। सॉरी स्टूडेंट, गैस टरबाइन हाँ ये दिया हुआ है, ओके। और आगे जनरेटर दिया है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस होगी। इसका इतना ही दिया हुआ है, वो आपको मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। इसे पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।